नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। दिल्ली मेट्रो को भी मिलेगी बिजली। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित 750 मेगावाट की सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित कर दी। यह एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट होगा। दोस्तों कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली मेट्रो को भी इस परियोजना से बिजली मिलेगी। कुल उत्पादन की करीब 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। इसके बाद में दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। सामान का कंट्री ओरिजिन नहीं बताने पर ई कॉमर्स कंपनियों को देना होगा भारी जुर्माना। जी हां दोस्तों, अब ई कॉमर्स कंपनियां जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट को बताना होगा कि उनकी वेबसाइट पर स्थित सामान कौन से देश का है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की जानकारी नहीं दी जाती है अगर कंपनी के द्वारा, तो 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 1 साल की जेल या फिर दोनों हो सकती है। दोस्तों ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जारी हर प्रोडक्ट के कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना देनी ही होगी। उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और ई कॉमर्स कंपनियों को सरकार के फैसले का कड़ाई से पालन करने के लिए चिट्ठी लिखी है। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया मिशन को सफल बनाने और इसके जरिए ही बाजार से चीनी सामान को समेटने के मकसद से सरकार लगातार कई कदम उठा रही है और यह सबसे अच्छा कदम भी है। अगर वेबसाइट पर लिखा होगा कि यह सामान फलाने देश का है, यह सामान चाइना का है, यह इंडिया का है, तो ग्राहकों को सहूलियत होगी यह जानने में कि हमें कौन से देश का प्रोडक्ट खरीदना है। वैसे दोस्तों अगर वहां पर 2 सामान है, एक चाइना का है, एक अमेरिका का है और एक इंडिया का है, तो आप इसमें से कौन से एक सामान को नहीं चुनना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। एसटीएफ ने बताया तेज बारिश और सड़क पर गाय भैंसे थी इसलिए पलट गई कार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर बड़ी जानकारी दी है। एसटीएफ ने बताया कि विकास दुबे को लेकर जा रही गाड़ी कैसे हादसे का शिकार हुई। एसडीएफ के मुताबिक काफले के सामने गाय भैंस का झुंड भागते हुए रास्ते पर आ गया था। ड्राइवर ने इन जानवरों को दुर्घटना से बचाने के लिए गाड़ी को अचानक से मोड़ दिया। गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कुछ पुलिसकर्मियों को चोट आई। विकास दुबे इस हादसे का फायदा उठाकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वह असफल रहा और उसको मार गिराया गया। इससे पहले दोस्तों पुलिस ने एक और स्टोरी बताई थी, उसके अंतर्गत भारी बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई थी। वैसे दोस्तों इन सभी पुलिस की बातों को संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। विकास दुबे एनकाउंटर पर प्रियंका गांधी ने उठाया सवाल, कहा अपराधी का अंत हो गया, संरक्षण देने वालों का अब क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि उसको संरक्षण कौन दे रहा था। जी हां दोस्तों, कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर प्रियंका गांधी ने भी उसे संरक्षण देने वालों पर निशाना साधा है। प्रियंका ने ट्वीट किया है कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा। इससे पहले भी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था और कहा था कि कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वह पूरी तरह फेल साबित हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी का उज्जैन तक पहुंचना न सिर्फ सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिलीभगत की ओर भी इशारा करता है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि विकास दुबे की कार पलट गई, वरना उत्तर प्रदेश की सरकार ही पलट जाती। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। अमेरिका ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर लगा दिया प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइंस पर बैन लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने कहा है कि हमने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को परमिशन देने से जुड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस अमेरिका में चार्टर फ्लाइट्स चला सकती है, लेकिन अब इन्हें प्रतिबंधित कर दिया
गया है। अमेरिका ने इसके पीछे पाकिस्तानी पायलटों के सर्टिफिकेशन को लेकर फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FAA की चिंताओं का हवाला दिया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तान अपने कई पायलटों पर रोक लगा चुका है। पिछले महीने पाकिस्तान ने अपने तीसरे पायलट को फर्जी लाइसेंस के चलते हटा दिया। वैसे दोस्तों पाकिस्तान की इस तरह की बचकाना हरकतों के लिए आप पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, WHO ने जारी की नई गाइडलाइन, कहा यह महामारी का वायरस हवा से भी है फैलता। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ शर्तों के साथ यह स्वीकार कर लिया है कि इस महामारी का वायरस हवा में फैल सकता है। इस बारे में लगभग 32 देशों के वैज्ञानिकों ने दावा भी किया था, जिसके बाद WHO ने इस वायरस के संक्रमण फैलाने के माध्यम में हवा को भी शामिल कर लिया है। इस बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अब नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है, जिसमें कुछ ऐसी प्रमुख बातें भी बताई गई है जिनके बारे में लोगों को जरूर जानना चाहिए, ताकि हवा के जरिए फैलने वाले इस महामारी वायरस से बचने के लिए जरूरी कदम समय पर उठाए जा सकें। दरअसल दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सुझाव दिए गए हैं कि हमें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर और रेस्टोरेंट के साथ साथ फिटनेस क्लासेस को भी ज्वाइन करने से बचना चाहिए। इसके साथ हमें किसी वेंटिलेशन की अच्छी सुविधा वाली बिल्डिंग में एंटर करना चाहिए, जैसा कि आपको पहले भी इस बारे में जानकारी दी गई हो। और साथ ही कहा है कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरूरी है। किसी के भी मुंह के सामने खड़े होकर बात ना करें। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने हो गए हैं मामले। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, जिनमें से 5,54,000 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई है। दोस्तों सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या अमेरिका में है, जहां पर 31,65,000 से ज्यादा मरीज है, जबकि मरने वालों की संख्या भी वहीं पर है, जो कि आंकड़ा 1,35,000 के पार पहुंच गया है। इसके बाद में दोस्तों ब्राजील का नंबर आता है, जहां पर लगभग 18 लाख के करीबन मरीज हैं। उसके बाद में इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, यूनाइटेड किंगडम, मैक्सिको, स्पेन, ईरान, पाकिस्तान, इटली, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नंबर आता है। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में इस वक्त तक 8,18,000 से ज्यादा मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 22,000 को पार कर गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 2,38,000 को मरीजों की संख्या पार कर गई है। इसके बाद में तमिलनाडु का नंबर आता है, जहां पर 1,30,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद में दिल्ली का नंबर आता है, जहां पर 1 लाख से अधिक संक्रमित लोगों की संख्या है। उसके बाद में दोस्तों क्रमशः गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों का नंबर आता है, जो कि घटने क्रम में है। वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में निवास करते हैं? आपके जिले में अब तक इस महामारी के कितने मरीज सामने आ चुके हैं? कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारत के कड़े रुख के आगे झुका चीन। दोनों देशों के संबंधों पर चीनी राजदूत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, सीमा विवाद को लेकर भारत के कड़े रवैये के सामने चीन अब झुकता नजर आ रहा है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सन वेडोंग ने कहा कि भारत और चीन को प्रतिद्वंदियों के बजाय पार्टनर होना चाहिए। सन वेडोंग ने आगे कहा कि दोनों देशों को सीमा विवाद का हल बातचीत के जरिए निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत चीन के बीच सीमा विवाद अतीत से चला आ रहा है, जो कि एक संवेदनशील और जटिल मुद्दा है। हमें समान रूप से बातचीत और शांतिपूर्ण रवैये के जरिए उचित और तार्किक समाधान खोजने की आवश्यकता है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। चीन की मेहरबानी से नेपाल के प्रधानमंत्री ओली को मिला 1 हफ्ते का और वक्त, 5वीं बार टली बैठक। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री केपी ओली के राजनीतिक भविष्य का फैसला करने वाली नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक लगातार 5वीं बार फिर टल गई है। इस बार इस देश में बाढ़ आने की वजहों का हवाला देते हुए 1 हफ्ते के लिए इस बैठक को टाल दिया गया। उधर दोस्तों दूसरी ओर चीन के राजदूत होंग यांग की और नेपाल के शीर्ष नेताओं के बीच बैठकों का दौर बढ़ता जा रहा है। चीनी राजदूत
राजदूत ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड से मुलाकात की थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि ओली को राहत मिल सकती है। यानी कि दोस्तों नेपाल की राजनीति में चीन की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार, लेकिन दोस्तों उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सम्राट अशोक ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कौन सा धर्म अपना लिया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोका के बारे में कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कौन से धर्म को अपना लिया था, तो जल्दी से उस धर्म का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए। अब दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार, अगले और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों बात करें पिछले 24 घंटों की, तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तटीय कर्नाटक और दक्षिण कोंकण व गोवा में भी भारी बारिश दर्ज की गई है। दोस्तों उत्तरी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के तराई, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी हरियाणा, उत्तरी पंजाब, पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हुई है। दोस्तों बात करें आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की, तो दोस्तों अगले 24 घंटे के दौरान स्काईमेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में तेज मानसूनी हवाएं और वर्षा होने के आसार हैं। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, शेष पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी के स्थानों पर सूक्ष्म वर्षा की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे, पेट्रोल डीजल की नई कीमतें हो गई है जारी, जान लीजिए कितना हुआ परिवर्तन। जी हां दोस्तों, पिछले महीने पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार वृद्धि से आम आदमी की टेंशन बढ़ गई थी। दोस्तों जुलाई माह में बढ़ती कीमतों पर ब्रेक लगा है, इससे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। सरकारी तेल कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी ने शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। दोस्तों बात करें राष्ट्र राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों दिल्ली में अभी भी डीजल की कीमत पेट्रोल से ऊपर चल रही है। 1 लीटर डीजल की कीमत जहां 80 रुपए 78 पैसे प्रति लीटर चल रही है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोने चांदी की कीमतों में मामूली इजाफा, चांदी की चमक पड़ गई है लेकिन फीकी। जी हां दोस्तों, एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने शुक्रवार के लिए दिल्ली सराफा बाजार के नए रेट्स के बारे में जानकारी दी। पिछले दिनों की तुलना में आज सोने की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों बात करें सोने की, तो सोने की कीमत में आज मात्र 8 रुपए की कमी दर्ज की गई है। आज सोना 49,959 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 352 रुपए प्रति किलोग्राम तक कम हुई। चांदी की ताजा कीमत अब 52,364 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बोइंग ने पूरी की भारत को 37 अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर की सप्लाई, इंडियन एयरफोर्स हुई और ज्यादा मजबूत। जी हां दोस्तों, चीन के साथ बॉर्डर पर टेंशन के बीच जानी मानी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने पिछले महीने 22 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से बाकी बचे 5 हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को सौंप दिए। पीटीआई की खबर के मुताबिक यह फ्लीट अब वास्तविक नियंत्रित रेखा एलएसी के पास प्रमुख हवाई ठिकानों पर तैनात विमानों एवं हेलीकॉप्टरों का हिस्सा बन गई है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। दोस्तों इससे भारतीय एयरफोर्स की मजबूती और बढ़ गई है। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुणे में फिर से 10 दिन के लिए सख्त लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पुणे शहर में एक बार फिर से सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए पुणे में 13 जुलाई से 23 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान जरूरी सामानों को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। पुणे के शहरी और ग्रामीण इलाकों के पीपरी और चिचवाड़ा इलाकों में लॉकडाउन
लॉकडाउन के नियम लागू होंगे। इस दौरान केवल मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल, डेयरी प्रोडक्ट, सब्जी की दुकानें छोड़कर सभी तरह के मार्केट और दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। 4 गुना बढ़ गए टमाटर के दाम, जानिए और कितना महंगा होने की है संभावना। जी हाँ दोस्तों, महंगाई सिर्फ पेट्रोल और डीजल तक ही सीमित नहीं है, अब यह सब्जियों में भी दिखने लगी है। दोस्तों, एक आम सी चीज जिसे हम टमाटर के नाम से जानते हैं, उसके दाम भी रातों रात आसमान को छूने लगे हैं। दोस्तों, ताजा जानकारी के अनुसार खुदरा बाजार से मिल रहे ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद समेत अन्य शहरों में प्रति किलोग्राम टमाटर की कीमत 80 रुपए को पार कर गई है। एक महीने पहले टमाटर की कीमत महज 20 रुपए प्रति किलोग्राम थी। एक महीने के अंदर अंदर इसमें 60 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई है। इसके अलावा भी दोस्तों कई सारी सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर, एनसीईआरटी भर्ती परीक्षा 2020 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर 266 भर्तियां। जी हां दोस्तों, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि एनसीईआरटी ने सीधी भर्ती के तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर 266 वैकेंसियां निकाली है। ये भर्तियां इंटरव्यू के जरिए होंगी। इच्छुक उम्मीदवार 3 अगस्त तक ncert.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कुल वैकेंसियां 266 है। इनमें से 142 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, 83 एसोसिएट प्रोफेसर, 38 प्रोफेसर, 2 असिस्टेंट लाइब्रेरियन और 1 लाइब्रेरियन का पद है। दोस्तों, इसकी ज्यादा डिटेल आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों इसी तरह की काम की और जरूरी खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल IFC नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।